क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वो बात काटने वाली नदी। ये हम इसलिए बता रहे हैं, हम कांग्रेस के टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें हम सारा बता देंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। नहीं ज्योग्राफी नहीं है, ये आपको एक विज्ञानिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछा गया उसे चुन के ये क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि 1 मिनट में आपको याद हो जाए। ठीक है, टॉपिक तो वही होगा, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। 1916 अधिवेशन, 1916 का जो अधिवेशन था, ये क्या बोले, नर्मदा नदी है। क्योंकि जब रिवर पढ़ाएंगे ना, जिस दिन रिवर ज्योग्राफी का रिवर चैप्टर होगा ना, उसमें आपको पूरा भारत में दिखा देंगे कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है और उसका क्या क्या नाम रहता है, और अच्छे से एक बार बताने के बाद भूलेंगे। इसमें देखिएगा कि कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक ग्लोब बनाए, सबसे पहले समझिए, अब समझ ग्लोब इस टाइप का नहीं दिखता है, समझिए। यहाँ पर 1 2 3, ये जो है बीच वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, विषुवत रेखा। क्या विषुवत रेखा, और इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कहिए भूमध्य रेखा। ये हम पहला दिन की बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो ऊपर का है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे का जो है 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में, इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा। इसमें जो आप लिखे हैं 2 बार काटने वाली नदी, इसका जो ट्रिक है, माली कम भूका। अब इसमें क्या है समझिए, आप इसको अगर समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। समझिए एक कहानी के माध्यम से कि एक माली है, माली समझते हैं, हाँ, फूल देने वाले, पानी बताने वाले, समझिए कि कुछ कहानी ऐसा है। इसके साथ एक माली रहता है, सोचिए कि आपके बगीचे में काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या करते हैं, बार बार मालिक से जाके कहते हैं कि मालिक साहब थोड़ा चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, ठीक है। बार बार परेशान करते हैं। वो एक शब्द कहते हैं, मालिक कम भूखा, ठीक है, मालिक कम भूखा। मतलब कहानी थोड़ा सा ही है, इतना ही है। अब इससे समझिए कि मालिक का भूखा का मतलब क्या होगा। यहाँ देखिए मौत से क्या होगा, मकर रेखा, और इसको जो है मकर रेखा एक यहाँ से कटा और एक यहाँ से कटा। कितना बार कटा, 2 बार। और ये है अफ्रीका में, कहाँ है, और ये नदी जो है ली से, कौन नदी होगा, लिम्पोपो नदी। अगर देखिए इससे कितना सारा क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया जाए लिम्पोपो नदी किस जगह है, कौन सा कॉन्टिनेंट, किस महादेश में, तो बोलिएगा अफ्रीका। मकर रेखा को कौन 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी, ठीक है। अब देखिए कब, कौन से याद रखिए, कौन से याद रखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, मौ से, माही नदी, माही नदी। और जानते हैं ये माही नदी भारत में, माही नदी कहाँ है, भारत। ये है कर्क रेखा और इसको 2 बार काटती है, ये है भारत में, यहाँ है। चलिए ये है कर्क रेखा और ये है भारत में, ठीक है, 2 बार काटने वाली नदी। अब समझिए, और भूखा, भू से क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, और इसको काटने वाला नदी कांगो, और कांगो भी कहाँ है, अफ्रीका में। कांगो खुद देश है, ठीक है, कांगो अफ्रीका में है। अब समझिए कि मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो कहाँ है, अफ्रीका में। कर्क रेखा काटने वाली नदी कहाँ है, भारत में। भूमध्य रेखा में 2 बार काटने वाली नदी कहाँ है, अफ्रीका में। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, समझने में भी नहीं। और समझ में कि 3 लाइन को कौन काटना है, भारत में कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका में कौन सा नदी, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर नाम लिख लीजिए, यहाँ पर ये है माही नदी, और यहाँ पर अफ्रीका में कांगो नदी,
यहाँ पर लिख लीजिए लिम्पोपो नदी, मैप में भी लिख लीजिए, ये भी स्लाइड बना लीजिए और प्रिंट भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। एक एक्स्ट्रा हम बता देते हैं कि 3 बार कौन सा नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। पहले ये लिख लीजिए, सब हम बताएंगे, इतना नोट कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए एक नदी है जिसका नाम है बरमेजो। बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। अगर ये सब कोई बता भी दे तो ये क्वेश्चन नहीं बनाएगा, 3 बार काटती है। ये है मकर रेखा और ये सीधा चल जाएगा कहाँ पर, जब ये दक्षिणी अमेरिका में चल जाएगा। यहाँ पर एक कंट्री है ब्राजील में है बरमेजो नदी जो क्या हाँ, ये बरमेजो नदी ब्राजील में, यहाँ पर ऐसे काटती है, पहले यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर ऐसे करके इधर चल जाती है, 1 2 और यहाँ 3 बार काटती है और इधर से नीचे गिर जाती है प्रशांत महासागर। ठीक है, लिख लिए बरमेजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। और ये है ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री, सबसे बड़ा देश ब्राजील, सांपों का देश ब्राजील है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफी ब्राजील में, और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राजील, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एनाकोंडा ब्राजील। सिर्फ फिल्म में नहीं होता, रियल में भी होता है एनाकोंडा, और फिल्म वाला एनिमेटेड वीडियो रहता है, बहुत बड़ा दिखाता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राजील में जो रहता है कुछ प्रजाति सांप का अभी भी उसके जंगल में और समुद्र में पाया जाता है, सिर्फ ब्राजील देश में और उसके आसपास के समुद्र में, सब जगह नहीं है एनाकोंडा। चलिए 1985 में स्टार्ट हुआ और 1912 में घटाइए, 1912 से 5 या 7, क्या बचा 10 2 कितना अधिवेशन, क्या बोले बीच में से तो उसमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम तो आपको बताएंगे ना, हर एक साल होता था, कहीं न कहीं होता हर एक साल, और ये 27वां अधिवेशन था। इसलिए हम नंबरिंग लिखवा दिए, क्योंकि एक बार पीएससी एग्जाम में ये तक पूछ लिया था 1912 में कौन सा अधिवेशन, समझे, इसलिए हम इस पर फोकस किए। और ऐसा कोई एग्जाम अभी तक नहीं पूछा, ये पूछता है कौन सा, रामगढ़ का अधिवेशन, रामगढ़ वाला 15 इधर हो गया, 40 इधर और 15 इधर, 55वां अधिवेशन, 55वां ही मारिएगा, ठीक है ना। ये खाली 40 ईयर है, साल है 40 और अधिवेशन है 55वां। देख लीजिए एक बार बिहार में देख लीजिए, 1912 में हुआ और ये 1922 में हुआ, ये 27वां हुआ था, ये 37वां हुआ था और ये 55वां हुआ था। अब तो दिक्कत नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में जो हुआ था 27वां अधिवेशन कहाँ पर, बांकीपुर पटना, और ये कहाँ 37वां कहाँ हुआ था, गया बिहार में, और ये रामगढ़ प्रेजेंट में झारखंड। चलिए क्लियर, सबके अध्यक्ष को पता है, सबके अध्यक्ष को मालूम है। चलिए स्टार्ट कीजिए, तो लिखो सारा से 1916 से कौन सा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, एमजी करके नहीं रहते हैं, आर.के. मजूमदार, वर्ष 1916, और कहाँ होते हैं, लखनऊ। स्थान का नाम लिखिए, अध्यक्ष बताइए, क्या लिखा
अध्यक्ष उन्हीं को मालूम है क्या? हाँ, आरके मजूमदार। शरण छोड़िए ना, आर के मजूमदार ये अध्यक्ष होते हैं। हाँ, अब देखिए अध्यक्ष का मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है तथ्य, इसमें होता क्या है, इसमें फिर से मिल जाएंगे और मिलेंगे गरम दल, गरम दल और नरम दल आपस में मिल जाते हैं। गरम दल और नरम दल क्या आपस में मिल जाते हैं। एक और पॉइंट लिखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, इसमें क्या होगा देखिए, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता होता है यानी इसमें क्या करते हैं, गरम दल और नरम दल तो मिलते ही हैं, गरम दल और नरम दल तो मिल ही जाते हैं। साथ में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के भी समझौता हो जाता है कि ठीक है हम लोग भी मिलकर एक साथ काम करेंगे इसमें, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं है तब लखनऊ में, हाँ, एक जगह का नाम है। आर के मजूमदार अध्यक्ष हैं, कब हुआ था 1918 फिर किस लेंगे इसका बारे में बताएंगे। अब देखिए मैं जो है 1917 कुछ याद आया? नहीं, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे, कांग्रेस से हटेंगे नहीं। चंपारण तो हुआ ही था 1917 में। स्थान कलकत्ता जानते हैं, कलकत्ता में 10 बार हुआ, सबसे ज्यादा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता में टोटल 10 बार अधिवेशन हुआ, 10 बार अधिवेशन। अगर पूछा सबसे ज्यादा भी कलकत्ता में, सबसे ज्यादा कलकत्ता में। बम्बई में 7 बार, बम्बई में 7 बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। ये सब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको दिमाग में हमेशा रखिए। स्थान कलकत्ता 1917 का अधिवेशन। देखिए फर्स्ट यूरोपीय महिला ना, नाम है अध्यक्ष का एनी बेसेंट, ठीक है। इसके बारे में तथ्य लिखिए, पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में लिखिए, एनी बेसेंट के ये आयरिश महिला थी, बट इसका जन्म ब्रिटेन में हुआ, अगर आपसे पूछ ले तो गलती नहीं कीजिएगा। ये आयरिश का मतलब आयरलैंड के थे, लेकिन जन्म कहाँ होता है, ब्रिटेन में, और ये भारत आ जाते हैं। और 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और पूछा जाएगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली यूरोपीय महिला अध्यक्ष की कौन थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे तो हो जाएगा चेंज, सरोजिनी नायडू का नाम। आजादी से पहले कितने कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, जहाँ डाउट है पूछ लीजिए। वर्ष 1917 में कलकत्ता में होते हैं और अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट, आयरिश का मतलब हो गया आयरलैंड, ठीक है। इसका आयरलैंड, हाँ, लेकिन जन्म इनका ब्रिटेन में होता है, ठीक है। इनके माता पिता यानी इनके पूर्वज कहाँ के थे, आयरलैंड में।
जैसे कोई आदमी का जन्म भारत में रहते हैं और जन्म नेपाल में हो गया, तो नेपाल के हॉस्पिटल में समझिए हो गया, या नेपाल में रहते थे, गए नाना जी के साथ मिलने के लिए यहाँ पर हो गया जन्म वहाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, मूल रूप से वो है भारतीय, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? अब लिखिए इसमें, देखिए एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थी। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, एनी बेसेंट किसकी सदस्य थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होता है, लेकिन भारत में इसका स्थापना 1892 में होता है। पूछिएगा सर, इतना पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, घुमा के पूछ देगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य कौन थी, तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1800 मतलब ये सदस्य थी, ठीक है ना। स्थापना 1875 में पूरे वर्ल्ड लेवल पर होता है, लेकिन भारत में इसकी स्थापना 1892 में किया गया। सबसे पहला इम्पोर्टेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी क्या है? हाँ, तो हमको लगा कि अगर कोई नहीं पूछा है तो हम ही पूछेंगे, ठीक है, चलिए अच्छा है। थियोसोफिकल सोसाइटी वो संस्था थी जिसमें गरीबों, लाचार और हिंदू उस समय हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बढ़ा था, हिंदू मुस्लिम और बौद्ध, ये सब के साथ अगर कुछ गलत व्यवहार होता था तो ये सब के जो सोसाइटी के मेंबर होते थे वो उनका हेल्प करते थे, समझे। थियोसोफिकल सोसाइटी खास करके हिंदू मुस्लिम और बौद्ध धर्म के लोगों का ज़्यादा मदद करते थे, ठीक है। तो इनके एक्टिव मेंबर में कौन थे? एनी बेसेंट। और देखिए एनी बेसेंट के बारे में और है, भारत में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और इसके साथ में कौन रहते हैं? साथ में रहने वाले बाल गंगाधर तिलक, साथ में समझिए। होम रूल लीग का मतलब समझिए, होम रूल लीग का मतलब हो गया अपना आंदोलन, ठीक है ना। जो भी कुछ होगा, यानी जो भी शासन होगा अपना शासन, जस्ट लाइक स्वराज, ठीक है। स्वराज जैसे था अपना शासन अपना नेता, उसी तरीके से होम रूल लीग था। होम रूल लीग की स्थापना करने वाली महिला एनी बेसेंट, साथ देने वाले एक बाल गंगाधर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होम रूल लीग की संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट। क्या बोले? पूछ ले कब? 1917 में, जब ये महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है ना। इसमें से जमा हुआ यहाँ तक, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य नजर नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं बात करेंगे वार्षिक अधिवेशन के साथ एक विशेष अधिवेशन होता है 1918 में। अब जो है विशेष अधिवेशन ज़्यादा नहीं होता है, 18 होता है। 18 के बाद कब होता है? 20 में होता है, 20 के बाद 23 में होता है। विशेष अधिवेशन का क्या कारण था वो सब भी देखो, समझिए। क्या लिख लिए होंगे, चलिए 10 ले लेते हैं। वर्ष
1918 और इधर कीजिए वर्ष 1918, दोनों तो सेम है। ये है वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन, अधिवेशन, और है ये है विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन तो प्रत्येक साल होगा, लेकिन विशेष अधिवेशन कुछ इमरजेंसी में बुलाया जाता था। तो सबसे पहले इसका अध्यक्ष देख लेंगे और स्थान देख लेंगे। क्या स्थान देख लीजिए, स्थान बुलाया गया था दिल्ली में। आप लोग नीचे में लिखिएगा, मेरे पास पूरा नहीं था। और यहाँ पर स्थान जो था, यहाँ पर बॉम्बे में। अध्यक्ष इधर लिखिएगा, इसके थे सर सैयद हसन इमाम, हसन इमाम, और इनके अध्यक्ष हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से कुछ याद है? PSU के संस्थापक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय अभी सुनते हैं ना, PSU भारत में फेमस यूनिवर्सिटी में गिना जाता है, और ये इलाहाबाद यूपी में है। तो PSU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पूछेगा था 1916, और 1917 में पूछेगा तो बोल दीजिएगा पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1917, PSU का स्थापना 1916 है। रिलेटेड हमारा था मदन मोहन मालवीय, इसलिए PSU वाला बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। 1918 का अधिवेशन 2 बार होता है, एक वार्षिक अधिवेशन और एक विशेष अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक साल तो होगा ही, विशेष अधिवेशन किसी अचानक इमरजेंसी कार्य के लिए बुलाया जाता था। तो यहाँ पर तथ्य क्या था, आखिर किस लिए बुलाया गया था? ठीक है, इसको एक ही कार्य के लिए बुलाया गया था, रॉलेट एक्ट पर चर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। रॉलेट एक्ट समझ रहे हैं? इसको ब्लैक लॉ कहा गया है, काला कानून कहा गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति को शक पर उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता था, और कितने साल के लिए? रॉलेट एक्ट लिख लीजिए। इसमें रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा गया, काला कानून। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। बस वही टर्म बता रहे हैं आपको, सब लीजिए। क्या? हाँ, देखिए रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 2 साल के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। अब आपको बताइए कि ऐसा कौन सा टर्म है जो समझ में नहीं आया? रॉलेट एक्ट से ऐसा कौन सा, ये देखिए ऐसा हॉट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, जो कि आप पढ़िएगा स्वतंत्रता संग्राम में, तो वहाँ पर भी पूछा जाएगा। हम लोग कांग्रेस में भी इसको देख रहे हैं, तो समझिए कितना रिवीजन हो जाएगा, उस समय पढ़ेंगे और इस समय पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट किसी भी भारतीय को शक पर ना, रॉलेट एक्ट में क्या आता था, किसी भी भारतीय को स्टार मार्क लिखिए, किसी भी भारतीय को शक
शक के बिना पर उसको जेल में शक के वजह पर बिना पर अलग लगाया, शक के वजह पर उसको जेल में डाल दिया जाता था। अब ये क्या था समझिए, जैसे कि 3-4 आदमी मिलकर कहीं जा रहे हैं और ब्रिटिश पुलिस को लगे कि ये लोग बैठकर कुछ अलग दिमाग लगाए हैं, तो वो उसको शक के वजह पर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। और क्या करते थे, अब उसको आप अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहला बात अपील नहीं कर सकते हैं, अपना कोई दलील नहीं रख सकते हैं कि मेरा आदमी को आप पकड़े हैं, तो कहेंगे जेल जाके देखिए है कि जेल में तो पता चलेगा कोई ये नहीं। उसको कहाँ रखते थे, तो वैसा जगह तो उसको भी नहीं पता, अंदर में रखते थे, जेल के अंदर में, वो भी ऐसा खतरनाक जगह पर जिसमें कि अगर आदमी घुस भी जाए तो उसको ढूंढ नहीं पाएगा, काल पकड़े में कहीं बांध के छोड़ दिया, ठीक है। और बिना वकील का, सबसे बड़ी बात, जब FIR भी नहीं हुआ, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब भी कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो सबसे पहले क्या करवाता है, FIR। जब FIR भी नहीं है तो आप कैसे अपील कीजिएगा, अपील नहीं कर पाइएगा तो दलील कैसे रख पाइएगा, जब दलील ही नहीं होगा तो वकील कैसे जाएगा। वकील सबसे पहले क्या देखता है, कैसा मतलब आपका चार्जशीट यानी FIR देता है, कितना बड़ा कानून इस पर ठोके हैं, उसके बाद वकील अपना दलील रखेगा। वकील दलील नहीं रख पाएगा, बात क्या रखेगा, कहेगा कि नहीं आदमी को नहीं पकड़ा है, चलिए अब घर चलिए, सर उसको छोड़ देता हूँ, क्या इसको 2 साल के लिए क्या लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, उसको 2 साल के लिए, 2 साल के लिए चुपचाप बंद कर देता था, वो बंद करके रहो, जब मामला ठंडा होगा तब छोड़ेगा। पता चलता कि हालत खराब हो जाता, कोई आता भी नहीं था घर, ब्रिटिश का मार सब आता तब ना, तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान को लगाने के लिए कोड़ा मारते थे, तो सोचिए क्या हालत होगा पूरी काल कोठरी में। ब्रिटिश के समय ही बनाए थे सेलुलर जेल, जिसको कहते थे काला पानी की सजा, अंडमान निकोबार में है। अभी अंडमान निकोबार जाइएगा तो वो बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला, ठीक है, सेलुलर जेल को बना दिया है घूमने वाला जगह। किसी को अगर काला पानी की सजा दिया जाता था, कहता नहीं फांसी दीजिए, काला पानी की सजा मत दीजिए, काला पानी सजा क्या होता है, वही तो बता रहे हैं, सब कीजिए, पेशेंट रखिए, पेशेंट बनने तक, पेशेंट नहीं बनने देंगे, समझिए। काला पानी वो सजा होता था जिसमें आदमी को कोड़ा के मार पर उसको उल्टा लटका के धूप में छोड़ दिया जाता था, नमक पर लगा के, ऊपर से चील नजर दिए हुए रहता था, अच्छा आज इसको मारना है ना, वो आता था दूर से अपना लोड रोक देता था, समझ रहे हैं, चुढ़ाता था, नमक पर लगा है, मसाला रेडी है, खाली जाके खाना है, सील के लिए कितना अच्छा होगा। सबसे बड़ा दीवार भी लोग का था, इतना बड़ा बड़ा दीवार था कि लोग भाग नहीं पाता था, लेकिन भागने वाला भारतीय था ही। अब कहिएगा इतना डिटेल में जा रहे हैं, कांग्रेस इधर चल रहा है, फिर बता देते हैं, एक मूवी भी बना है कयामत, ठीक है, लिख में लीजिएगा, ठीक है, ये तो आज देखिएगा, जाकर देखिए, इसमें एक क्या रहते हैं ना हीरो, जिसमें अजय देवगन, और वो रोल करते हैं उसी फिल्म का जो रहता है वीडी सावरकर, नाम सुने हैं, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, जेल से सेलुलर जेल से भागने वाला प्रथम व्यक्ति। पूरा नक्शा ही याद कर लेते हैं कहाँ क्या है, और नक्शा कैसे भागते हैं, क्या वो बीचों बीच समुद्र के बीच में है सेलुलर जेल, समुद्र के बीच में। वो क्या करते हैं, जिस जगह पर उसका ये रहता है वहीं से छेद करते हैं नीचे, और वो सब सुरंग का पता करते हैं, कौन सुरंग आखिर निकल रहा है समुद्र में, उसको ये सब काम करने में 1 साल चल जाता है, लास्ट में वो अपना भाग जाते हैं, पहला व्यक्ति थे भागने वाला। इस मूवी में जो बनाया गया है वही जेल में दिखाया गया है, ठीक है, बात नहीं करेंगे, और बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात कहाँ कर रहे थे, रोलर टैप पर ना, रोलर टैप हो गया सर सैयद असल में, और बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक तो सुनिए के यहाँ पर, हाँ, इस वार्षिक अधिवेशन में क्या होता है, बस एक चीज याद रखिए मैं यहाँ पर, अरे ये आइए ना,
वार्षिक अधिवेशन, इसलिए उधर डिटेल में ले जा रहे हैं। आइए, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन होता है, विभाजन हो जाता है। देखिए पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 में विभाजन होता है, पहला विभाजन। और मिलते कब है? समझौता कब होता है? समझौता होता है 1916। और फिर से विभाजन कब हो जाता है? 1918, ठीक है। इसके बाद ये मिलेंगे, कहते नहीं मिलेंगे, अब ऐसे मार्केट चलते रहेगा, हमेशा टकरार चलेगा। और इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में हिंदी भाषा पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इस अधिवेशन में किस पर बात किया जाता है? हिंदी भाषा पर। सोचे क्या जाओगे पीछे के समय ठीक है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। ऐसे आपको अभी तक किसी का नाम याद है? ठीक है, ऐसे बीच में नाम रहेंगे तो याद रहेगा। विकास है आपका? ठीक है, आपका? ठीक है, धीरे धीरे सब नाम याद हो जाएगा, कम ही संख्या जैसा है। और कुछ फॉर्म भरते रहिए। देखिए एग्जाम देने से 2-4 बार, 1-2 बार फाइट में कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा पावर कहाँ है, कितना तक सीखे हैं। 2-4 बार फाइट होइए, जिस दिन जीत जाइएगा डंका आपका बचेगा। एक बार में पास कर जाइएगा तो कुछ और होगा। और किसी को क्या सजेस्ट कीजिएगा? पढ़ते थे पास हो गए, लेकिन 2-4 बार अनसक्सेसफुल मिलने के बाद सक्सेसफुल मिलेगा, लोग आपको याद करेगा। बहुत इतिहास कीजिए, ठीक है, ठीक है। इतिहास में एक और क्या था, ये तो सुना है इसे, ये हम लगता है, ये हम जो बोले थे एक बार टीचर डे के ग्राउंड जब वहाँ पर हुआ करता था कमरा में, तो वहीं पर हम ये बोले थे। फिर हमको याद आ गया अचानक से, ठीक है। उस समय GD का बैच चल रहा था, उसमें हम GD में GS पढ़ाते थे और उसमें पूरा भरा हुआ रहता था, ठीक है। उसमें से 2-3 लोग सेलेक्ट हो गया, अभी कोई असम में है, कोई कहीं है, भेजा था लेकर। तो उसमें बहुत ही लड़का था, बहुत प्रकृति करने का। तो हम बोले थे कि मुझे यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना, एक बार मेरे साथ मुस्कुरा कर देख लेना। मुझे यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना, और एक बार मुस्कुरा कर देख लेना। मुझे मिलेगा वो सब कुछ जो तुमने सोचा भी ना था, एक बार परासिया कुछ मुझे आकर तो देख लेना, ठीक है। तो ये उसी समय में हम ये बात किए, ठीक है। तो कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखिए रिवीजन करते रहिए। यस सर। और मेरा क्वेश्चन 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। हम पूरा कांग्रेस का 1985 से लेकर 1947 तक का पूरा टेस्ट पेपर में करवा देंगे, और उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका फिर हम सॉल्यूशन करवा देंगे। उससे क्या होगा, उसमें जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। साथ में उसमें से 50% वो क्वेश्चन होगा जो या तो UPSC में, या दरोगा में, या बिहार पुलिस में, या SSC में पूछा है, ठीक है। चलिए, अधिवेशन जितना ये सिर्फ अधिवेशन ही है, ये कहानी जो है इसमें कितना कहानी है सोच रहे हैं। अधिवेशन तो सिर्फ नाम का है, मीटिंग है, उसके अंदर में देखिए तथ्य कितना रहस्य छुपा हुआ है, और आप कयामत को भी याद करेंगे। चलिए मिलते हैं।